बच्चा, तो कैसे हो आप सब? सो आई होप आप लोगों ने एनसीईआरटी लाइन बाय बायोमोलिक्यूल्स की पढ़ ली होगी, सीक्वेंस में पढ़ी होगी जैसे मैंने आपको पढ़ाया, और जो एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ी वो भी आपने अपने माइंड में इम्बाइब कर ली होगी। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आप देखेंगे जो जो चीजें मैंने आपको बताई थी कि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही सारी चीजें आपको अब क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी, बट विद लिटिल ट्विस्ट। एंड ट्विस्ट क्या होगा कि आप देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने तो वहां लाइन बाय लाइन पढ़ा, बट बायोमोलिक्यूल्स में जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आप देखोगे पहली चीज एज यूजुअल रिपीटिशन बहुत है, कि बार बार सेम सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आप पैटर्न देखेंगे, एक ही चीज को कितने डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न से पूछा गया है, सो वो आपको एनालाइज करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में और सारे बेसिक चैप्टर्स के लिए, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस किस फॉर्म में आ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं बच्चा। बायोमोलिक्यूल्स का सबसे पहला टॉपिक है जो हमने पढ़ा था, हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन। एंड आपको अगर याद होगा तो आपने उसमें पढ़ा था, आपने एश एनालिसिस पढ़ी थी और आपने केमिकल एनालिसिस करी थी। एक से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनालाइज किए थे और एक से हमने इनऑर्गेनिक किए थे, राइट। सो अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आए थे इस बारी और पहले भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से। चलो क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन कह रहा है मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। आप देखोगे नीट वालों को ना बहुत ही मजा आता है मैच वाले, क्योंकि मैच वाले को लगता है टाइम वेस्ट, उनको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, पर हमारे पास शॉर्टकट होता है मैच कॉलम को सॉल्व करने के लिए। एक ही ऑप्शन से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, अगर वो ज्यादा मुश्किल ना बनाया हो तो, ठीक है। एडेनोसिन, एडेनालिक एसिड, एडेनिन, एडेनिन। अब देखो बच्चा इसमें देखते ही वो परेशान हो जाएगा कि यार ये तो सारे सारे सिमिलर वर्ड्स दिख रहे हैं, है ना। तो जो सबसे आसान आपको लगता है, कुछ तो आपने पढ़ा होगा ना, तो जो सबसे इजी लगता है आप सबसे पहले उस पे आओ। सो एलेनिन, एडेनिन, तो पहले ये दोनों आसान आसान वर्ड्स हैं, एडेनिन देख लो या एलेनिन, सीक्वेंस से करना है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसा सॉल्व करना चाहते हो, बट आपके ऊपर है, आप अलग अलग मेथड्स ट्राई करते रहो और आप देखो जो आपको बेस्ट लगता है आप अपने फाइनल पेपर में वही चूज करना। समटाइम्स किसी को ऐसा होता है कि एक आता है उससे आप सारे ऑप्शन सॉल्व कर लो, एक को सब पढ़ते हैं। सो एवरी स्टूडेंट, सबका अलग अलग तरीका होता है करने का। मैं आपको अलग अलग मेथड हर हर क्वेश्चन में बताते हैं, तो जो आपको बेस्ट लगता है आप वो मेथड चूज करो और उससे आप आंसर लाओ। हमारा मेन मोटिव है आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब जिसको भी पता है एलेनिन एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। सो आप देख रहे हो D4 और D4, बाकी सारे आपके गलत हो, छोड़ दो उसको, बार बार देखने की जरूरत नहीं। एडेनिन एक नाइट्रोजनस बेस है, C1, सो C1 और C1 ये भी मैच कर गया। अच्छा, तो मतलब जिसको ये आता होगा और ये नहीं पता तो फिर वो फंस जाएगा। एडिनोसिन और एडिनाइलिक एसिड, ये एसिड है तो आपको याद ही होगा कि ये एक आपका न्यूक्लियोटाइड है। सो एडिनाइलिक एसिड क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड, दैट इज B2, राइट। और एडिनोसिन क्या होता है आपका न्यूक्लियोसाइड, एंड क्या हो जाएगा A3B2C1 एंड D4, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं आप नीचे से जो मैंने स्टार्ट किया नहीं करना चाहिए था, रीजन नहीं क्योंकि ऊपर वाला ही एडिनोसिन से ही सॉल्व हो जाता, ए आपका 3, ठीक है। सो आप आगे का देख लेते हैं, अब नहीं A3 से नहीं सॉल्व होता क्योंकि A3 सब है। तो एनी हाउ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, ऐसा नहीं होगा। बट आप देखो जब मैंने ये इसको इजीली कट कर दिया, सो मैंने कट सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि आई एम 100% श्योर कि D का 1 नहीं हो सकता, एलिनिन कभी भी नाइट्रोजनस बेस नहीं हो सकता। सो ऐसा नहीं है कि एकदम ब्लाइंडली कट कर दो और कहो कि मैम आपने बोला, नो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। जब आप 100% श्योर हो कि ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, तभी आप इसको कट मारना, अदरवाइज आप देखना, क्योंकि कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें आपको चूज करना होता है कि बेस्ट इन दोनों में से बेस्ट, दोनों ही सिमिलर दिख रहे होते हैं, जो बेस्ट ज्यादा होता है, या तो ज्यादा करेक्ट या तो ज्यादा इनकरेक्ट, वो आपको चूज करना होता है। सो मेक श्योर आपने ऑप्शन तो सारे पढ़ने हैं, पर आपने ये मैच कॉलम में आप ऐसे स्किप ऑफ कर सकते हो जब आप 100% श्योर हो। और ये गलती आप मत करा करना कि आप सिर्फ आपको लगता क्या है, पहला स्टेटमेंट मान लेते हैं जो करेक्ट इनकरेक्ट वाले, पहला स्टेटमेंट देखा करेक्ट है, दिस नीचे पढ़ते ही नहीं, क्या पता कि वो उसमें थोड़ा सा कुछ एरर हो, एक्सेप्शंस हो। सो आपने स्टेटमेंट सारी पढ़नी है, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि आप एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे और दूसरी छोड़ देंगे, नेवर डू दिस, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे लेसिथिन अ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट
ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग टिश्यूज इज एन एग्जांपल ऑफ लेसिथिन। हमने पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करा था लेसिथिन का, और लेसिथिन आपने क्या देखा था कि एक लिपिड है और लिपिड के साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, और उसके लिए हमने क्या टर्म यूज किया था, फॉस्फोलिपिड, है ना। तो ये क्या है, फॉस्फोलिपिड। आप देखेंगे इस लेसिथिन पे, इस फॉस्फोलिपिड पे कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हर फॉर्म में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉस्फोलिपिड आंसर हो जाएगा। ना तो ग्लिसराइड होता है, ना तो कार्बोहाइड्रेट होता है, ना अमीनो एसिड होता है, इट्स टोटली द फॉस्फोलिपिड्स, राइट। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन लिपिड एंड फाइंड आउट करेक्ट सेट ऑफ द स्टेटमेंट। अब इसमें से आपको लिपिड से रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट्स देखनी है, ठीक है। सो लेसिथिन अगेन, लिपिड अगेन क्वेश्चन आ गया, देखो लिपिड है, लिपिड फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड नहीं होता बच्चा, ये कैसा होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। इसको तो आप जहन लर्न कर लो भाई, ये आता ही आता है, ठीक है। सो दिस इज द फॉस्फोलिपिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड पोजेस वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आपको याद होगा हमने एक टर्म पढ़ी थी जिसका नाम था प्यूफा, पूफा एंड मूफा, है ना। सो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड जो होते हैं वो हमेशा, एक और एक से ज्यादा डबल बॉन्ड किसके अंदर होते हैं, आपके अनसैचुरेशन में होते हैं, ना कि सैचुरेटेड। तो ये अनसैचुरेटेड की बात कर रहा है, ना कि सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात कर रहा है। सैचुरेटेड में तो सिंगल बॉन्ड होता है सिर्फ और सिर्फ, अनसैचुरेशन में डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। जिंजली ऑयल आपने पढ़ा था कि एक लिक्विड फॉर्म में होता है और एक फैट फॉर्म में रहता है। ऑयल के क्या होते हैं, लोअर मेल्टिंग पॉइंट, और इसी वजह से वो ऑयल के फॉर्म में रहते हैं इवन इन द विंटर्स एज वेल। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। अभी तक आपकी सिर्फ एक, अभी तक सी स्टेटमेंट सही आई है, ए और बी गलत है। लिपिड्स आर जनरली insoluble in water but soluble in some organic solvent। बिल्कुल ठीक बात है, इनसॉल्युबल वाटर में होते हैं, बट कुछ कुछ उसमें वो soluble भी होते हैं, सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ई स्टेटमेंट व्हेन द फैटी एसिड इज esterified with glycerol monoglycerides are formed। अब यहाँ पर फैटी एसिड लिखा है, फैटी एसिड्स नहीं लिखा। फैटी एसिड मतलब सिंगल फैटी एसिड की बात हो रही है, और वो उसके साथ एस्टेरिफाइड होगा ग्लिसरॉल के साथ, तो क्या बनेगा, मोनोग्लिसराइड। व्हेन 2 फैटी एसिड लिखा होता तो डाइग्लिसराइड, 3 फैटी एसिड लिखा होता तो इट विल बी ट्राइग्लिसराइड। सो अभी क्या आंसर हो जाएगा, सी, डी और ई। सो आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन डी, दैट इज सी, डी एंड ई ओनली। सो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है a dehydration reaction links two glucose molecules to produce maltose. If the formula for glucose is C6H12O6, then what would be the formula for the maltose? अगर आपने NCERT एम्पलीफायर का वीडियो देखा है, हमने इसके टाइप के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और उसमें मैंने आपको इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था। आपको कुछ भी नहीं करना, जो भी दे रखा है C6H12, आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। कितने दे रखे हैं, 2 ग्लूकोस, है ना, 2 ग्लूकोस दिया, माइनस वाटर निकालना है, कितना, 1, और तो क्या हो जाएगा C12H24O12 माइनस H2O। तो ये क्या बन जाएगा C12H22O11। हम सोचने लग जाते हैं कि क्या ही क्वेश्चन आ गया, बट ये क्वेश्चन तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। जब दो आपके शुगर यूनिट जुड़ते हैं तो एक बॉन्ड बनता है, और उस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, और किसकी वजह से, डिहाइड्रेशन। ऊपर सामने सामने लिख भी दिया है ना, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है एक वाटर मॉलिक्यूल का निकलना। देखो यहाँ मेंशन है डिहाइड्रेशन, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव। लिंक मतलब कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ग्लाइकोसिडिक का बॉन्ड बन रहा है, 2 ग्लूकोस यूनिट के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, और डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रही है। अब मान लो कि इस साल क्वेश्चन आ जाए 5, आप तो 2 लर्न करके चल जाओगे, कुछ बच्चे माल्टोज का फॉर्मूला लर्न कर दिए, पर अगर आपको इसका कंसेप्ट पता है,
जितना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा उतना वाटर का रिमूवल, और कितना वाटर रिमूव होगा, जितना आपका ग्लूकोज या फिर आप कह लो जितनी आपकी शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल मान लेते हैं n है, तो वाटर जो रिमूव होएगा ना बच्चा, वो क्या होगा, n-1। आप ये मत सोचने बैठ जाना कि दो के बीच में एक तो हाफ हुआ तो चार के बीच में दो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेंगे या दो वाटर का रिमूवल होगा, नहीं, दो के बीच में एक, थ्री के बीच में टू, और फोर के बीच में थ्री वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे या फिर थ्री ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने वाला है। सो मेक श्योर आप ये फॉर्मूला लर्न कर लो, एन शुगर यूनिट वाटर रिमूव n-1, या फिर आ जाए कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितना बन रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितना बन रहा है, वो भी n-1 होने वाला है। सो बहुत सिंपल है, जितना भी आपको मॉलिक्यूल दे दिया उसमें से n-1 वाटर रिमूव कर दो, आंसर आ जाए। ऐसे ही प्रोटीन के लिए कर दिया, उसमें से भी n-1 कर दो, जिसमें भी आपने वाटर रिमूव करके आपने बॉन्ड बनाया था, तो आप क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर सकते हैं। आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, घबराने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि ये इतना मुश्किल क्वेश्चन है। इट्स द इजीएस्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर में कभी भी आ सकता है। सो दो मॉलिक्यूल माल्टोज, आपने माल्टोज वहां पे बनाया भी था जब हमने आपने पढ़ रहे थे, जब हमने डाइसैकेराइड्स पढ़ा था, तो क्या किया था, बस दो ग्लूकोज को जोड़ा था विद द हेल्प ऑफ वन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता कैसे है, आपके वाटर के रिमूवल से बनता है। सो ये आपका रिएक्शन हो गया। चलिए, और ये किसका फॉर्मूला है, आपके माल्टोज का फॉर्मूला है, सिंपल, जो कि दो ग्लूकोज यूनिट से मिलके बनता है। चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगेन लिपिड पे क्वेश्चन आ गया। लिपिड तो बायोमोलिक्यूल वालों का, एक लिपिड और एक आपका एंजाइम, उस पे तो भाई और लेसिथिन से तो इनको पता नहीं अलग ही चाव है, ये बार बार लेसिथिन भेजते रहते हैं, ठीक है। फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द लिपिड। अब देखते हैं क्या, lipids have only one single bonds are called unsaturated fatty acid। अगेन गड़बड़ लिख दिया ना, सिंगल नहीं, हमने पूफा पढ़ा था, दैट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि इसका क्या मतलब था, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड थे, तो क्या हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। अब देखो इसमें लिख दिया लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, 2021 का क्वेश्चन था ये, और ये इससे पहले आपने जो देखा था वो कौन सा क्वेश्चन था, 2022 का। अगर आपने 21 का क्वेश्चन सॉल्व किया होता 2022, तो क्या था, आपने बड़ा लेसिथिन के बारे में पूछा, वहां पे बोल दिया कि फॉस्फोलिपिड, वहां से आपको पता चल गया था, और ये ग्लाइकोलिपिड, आप ये आसानी से सॉल्व कर लेते। ऐसे ही आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो एज इट इज रिपीट होते हैं। सो इसीलिए क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है पीवाईक्यू, कि आप देखोगे कि क्वेश्चंस में कितनी सिमिलैरिटी है, एक वर्ड पे ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इन्होंने बना रखे हैं, ठीक है। फिर ये बिल्कुल ठीक है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है, OL अल्कोहल, अल्कोहल, और हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होता है, OH, ये भी हमने पढ़ते वक्त आपको बताया था, ठीक है। ट्राई मतलब तीन, सो COH COH, ये क्या है आपका ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, और इसी को क्या कहते हैं हम, ग्लिसरॉल कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक होगी, बी स्टेटमेंट ठीक, सी स्टेटमेंट ठीक। अब बात आती है, पामिटिक एसिड हैज 20 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। गलत हो गया भैया, पामिटिक एसिड तो आपने पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कितने होते हैं, 16 होते हैं जो नीचे लिख रखे हैं, और एराकिडोनिक एसिड में 20 होते हैं जो पर दे रखे हैं, है ना। सो इंटरचेंज कर दिया है सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, पर आपको तो अच्छे से पता है, आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से रीड कर रखी है। सो आप कंफ्यूज नहीं होंगे किसी भी हाल में। सो आप अब आंसर क्या देंगे, आपके अकॉर्डिंग क्या सही है, सिर्फ बी स्टेटमेंट और सी, डी भी गलत है, ई भी गलत है, ए भी गलत है। सो क्या हो जाएगा, बी एंड सी ओनली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन कह रहा है, आइडेंटिफाई द बेसिक अमाइनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने पढ़ा है बेसिक अमाइनो एसिड आपका कौन सा होता है, जिसपे आपका NH2 एक्स्ट्रा लगा हुआ होता है।
तो आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा था लाइसीन, ठीक है, लाइसीन। एक और मैं बता देती हूँ, लाइसीन, आर्जिनिन, ये आपके क्या होते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसको याद करने का एक तरीका, लैब में आप एसिड बेस यूज करते हो, L फॉर लाइसीन, A फॉर आर्जिनिन, B फॉर बेसिक अमाइनो एसिड। से क्या हो जाएगा, लैब पे याद रख लेंगे। और एक और निमोनिक बता देती हूँ, स्टूडेंट्स, है ना, स्टूडेंट्स को अल्कोहल पीना मना होता है, राइट। सो स्टूडेंट्स याद रखेंगे, अल्कोहलिक अमाइनो एसिड, एस फॉर स्टूडेंट का एस, सीरीन, जैसे थ्रियोनिन भी होता है पर आपके सिलेबस में ये सीरीन है, तो सीरीन से याद रखेंगे कि इट्स अल्कोहलिक अमाइनो एसिड। ये पूछे जाते क्वेश्चन है, सो आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे, ठीक। सो ये हो गया आपका। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, टू फंक्शनल ग्रुप्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द शुगर। शुगर आपने पढ़ा था, शुगर के लिए हमने एक टर्म यूज किया था, क्या, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डोस और कीटोस, राइट। अच्छा ठीक है, हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है, OH, ओके। एल्डोस का मतलब क्या होता है, CHO। कीटोस का मतलब क्या होता है, अब इसमें से ढूंढ लेते, यही तो है फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल एंड मिथाइल नहीं, कार्बोनिल एंड मिथाइल नहीं, कार्बोनिल एंड फॉस्फेट नहीं, कार्बोनिल या तो CHO या हाइड्रोक्सिल, आ गया, है ना। आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको पता है शुगर ऐसा होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज या फिर कीटोज, और ये क्या हो जाएंगे, एल्डोज कीटोज आपके कार्बोनिल ग्रुप होते हैं और OH आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो ये आपका आंसर आ गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। टिपिकल फैट मॉलिक्यूल का नाम होता है ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। एक टिपिकल फैट मॉलिक्यूल है आपका ट्राइग्लिसराइड। अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप इसको मतलब आपको ये पता है कि ट्राइग्लिसराइड नहीं पता कैसे बनता है, सो अब हम देखते हैं। नाम से क्लियर है, ट्राई का मतलब होता है बच्चा 3, ठीक है। और ग्लिसराइड अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा है, ग्लिसराइड हमेशा कैसे बनता है, फैटी एसिड प्लस आपके ग्लिसरॉल, है ना। सो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अब ट्राई मतलब 3 फैटी एसिड, ठीक है, 3 फैटी एसिड्स होंगे। सो अब क्या कह रहा है, 1 ग्लिसरॉल एंड 1 फैटी एसिड मॉलिक्यूल। अच्छा ये आपका फैट तो है पर ये मोनोग्लिसराइड है, और एक टिपिकल फैटी एसिड क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है। 3 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड, गलत। हमेशा ग्लिसरॉल हमेशा एक होता है, फैटी एसिड कैन बी 1, 2 एंड 3, और फैटी एसिड की भी लिमिट है, 3 से ज्यादा वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ग्लिसरॉल 1 ही होता है, फैटी एसिड 1 से 3 हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी। एक होगा तो कहेंगे मोनोग्लिसराइड, 2 होगा तो डाइग्लिसराइड और 3 होगा तो ट्राई। अब आपको ढूंढना है 3 वाला, क्योंकि हमारे को बताया कि टिपिकल फैट मॉलिक्यूल क्या होता है आपका, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। 3 ग्लिसरॉल अगेन गलत, आप पढ़ते ही गलत कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल ही बेकार ऑप्शन है। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन कह रहा है, a phosphoglyceride is always made up of। नाम से क्लियर हो रहा है बच्चा, ग्लिसराइड बोल रहा है, तो ग्लिसराइड क्या होता है, फैटी एसिड प्लस आपका ग्लिसरॉल, और इसी के साथ आपने एक फॉस्फेट लगा दिया। अब आप फॉस्फोरिक एसिड लेकर के इसका फॉस्फेट इस पे एस्टेरिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब एस्टेरिफाई कौन होगा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, फॉस्फेट के साथ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन नहीं होगी, राइट। सो क्या होगा, अब देखेंगे क्या है, a saturated or unsaturated fatty acid esterified to a glycerol
टू विच अ फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो अटैच। तो एक कार्बन पे क्या हो गया, कार्बन के OH के साथ यहाँ पर ये फॉस्फेट का OH जुड़ जाएगा। ऐसे मैं आपको दिखा देती हूँ बना करके। तो COH H, ठीक है, ये है आपका ग्लिसरॉल। फैटी एसिड 1 जुड़ा, फैटी एसिड 2 जुड़ा, यहाँ पर हमने H3PO4 जोड़ दिया है ना। सो ये हो गया आपका, यहाँ पर ये जो दोनों बॉन्ड्स बनते हैं, ये एस्टेरिफाइड होगा, ये एस्टेरिफाइड होगा, पर यहाँ इसके साथ ग्लिसरॉल, यहाँ पे फैटी एसिड नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे सीधा सीधा फॉस्फेट जुड़ जाएगा। ठीक है, फॉस्फेट आपका अटैच होगा। सो ये हो जाएगी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट। आगे भी देख लेते हैं क्या लिखा है। अच्छा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टेरिफाइड टू अ फॉस्फेट। मैंने अभी आपको क्या बोला, एस्टेरिफिकेशन कार्बोक्सिलिक ग्रुप और आपके अल्कोहल के बीच में होगा, इसमें नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, बिल्कुल गलत। ओनली सैचुरेटेड फैटी एसिड, यहीं से गलत हो गया। अब फैटी एसिड या तो सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड, हमने कहीं स्पेसिफाई नहीं करा है बच्चा कि जब आप बोलोगे एराकिडोनिक बोला तो आप बोलोगे अनसैचुरेशन, आपने बोला पैरामेटिक तो आप बोलोगे सैचुरेटेड। तो इट डिपेंड्स ऑन आप कौन सा फैटी एसिड यूज कर रहे हो। सो ये जो ओनली वर्ड है ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सैचुरेटेड भी हो सकता है फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड भी हो सकता है और कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, उस पे हमने रोक नहीं लगाया है। सो इसीलिए गलत हो जाएगा। और ओनली एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये भी गलत हो जाएगा, ये ओनली पर आपके गलत हो जाएंगे। इसीलिए सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड, और आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। इसमें आपने 2 फैटी एसिड लिया, एक जगह फैटी एसिड लगा के सीधा फॉस्फेट लगा दिया, और ये क्या बन गया आपका फॉस्फोग्लिसराइड। ग्लिसराइड क्यों, क्योंकि आपका ग्लिसरॉल और फैटी एसिड तो है, और ये आपका फॉस्फेट लग गया तो इट बिकम्स व्हाट, ये क्या बन गया आपका कंबाइंड स्ट्रक्चर फॉस्फोग्लिसराइड। इसी H3PO के पास आप एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लगा दो जिसका नाम है कोलिन, ये फॉस्फोग्लिसराइड बन जाएगा आपका लेसिथिन, राइट। और कोई फर्क नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूरिडीन प्रेजेंट ओनली इन RNA इज अ। तो यूरिडीन है, यूरिडीन है क्या, सो यूरिडीन आपका एक न्यूक्लियोसाइड होता है। अब आप बोलोगे इसका न्यूक्लियोटाइड क्या बनेगा, दैट इज यूरिडाइलिक एसिड, ठीक है। प्यूरिन होता नहीं है और पिरिमिडीन है, और इसका नाम क्या होता है, यूरासिल, है ना। तो ये यूरासिल है, यूरासिल का बना यूरिडीन, और यूरिडीन से यूरिडाइलिक एसिड बनेगा। यूरासिल में राइबोज शुगर जुड़ेगी, डीऑक्सी नहीं, राइबोज शुगर, तो क्या बन जाएगा यूरिडीन, और यूरिडीन में फॉस्फेट जुड़ेगा तो बन जाएगा यूरिडाइलिक एसिड बन जाएगा। और ये आपकी एनसीईआरटी में फिगर में दे रखा है, ये सारी एनसीईआरटी के फिगर में ये चीज आपको मेंशन करी है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है which one out of A to D given below correctly represent the structural formula for the basic amino acid। नाम से ही क्लियर हो रहा है बेसिक, यानी कि एक एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप है। एक्स्ट्रा मतलब कार्बन है, COOH उस पे लगा हुआ है, NH2 भी लगा हुआ है और H भी लगा हुआ है। इस R में ऐसा कुछ होगा कि एक एक्स्ट्रा NH2 लगा होगा, ये R में NH2 ग्रुप लगा होगा, ठीक है, ताकि एक ये तो न्यूट्रलाइज कर रहा है, पर ये एक्स्ट्रा होगा तो ये क्या बन जाएगा बेसिक अमाइनो एसिड। अब देखेंगे इसके अंदर क्या हो रहा है, ये रहा आपका NH2HC, ये तो आपका कांस्टेंट ग्रुप हो गया, CH2CH2COOH, तो ये क्या हो जाएगा एसिडिक अमाइनो एसिड हो जाएगा बच्चे, है ना। ये बात करते हैं CH2NH2C, ये तो कांस्टेंट ग्रुप है, ये CH2OH, सीरीन की बात कर रहे हैं, और ये क्या है, आपको मान लो नाम में नहीं पता पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा एल्कोहलिक, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा एल्कोहलिक। CH2O ये तो आपका अमाइनो एसिड ही नहीं है। अब देखेंगे COOH कांस्टेंट, और CH2CH2CH2 CH2
अभी तक करते तो ये क्या होता न्यूट्रल, पर यहाँ NH2 आ गया तो ये क्या बन जाएगा बेसिक अमाइनो एसिड, और आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज डी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, सो जिसमें एक एक्स्ट्रा आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा बेसिक अमाइनो एसिड बन गया। एसिड एक्स्ट्रा तो एसिड, एल्कोहल ग्रुप लगाए तो एल्कोहलिक, आपका एरोमेटिक लगाए तो एरोमेटिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखो, the given diagrammatic representation shows one of the categories of the small molecular weight organic compounds in the living tissues. Identify the category shown and one blank component X in it. ठीक है, अब ये आपको पता चल रहा है कि ये तो एक 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन की शुगर है, और 5 कार्बन की शुगर जिसको हम कहते हैं पेंटोस, और OH दिख रहा है, यानी कि कैसी शुगर होगी ये राइबोज होने वाली है। ये पहला कार्बन है, पहला कार्बन के साथ क्या जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, यानी कि X क्या है आपका कोई नाइट्रोजनस बेस है, और ये आपका जुड़। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं, अमाइनो एसिड NH2 नहीं, न्यूक्लियोटाइड एडेनिन, न्यूक्लियोसाइड यूरासिल। अब बात ये आती है कि आपका न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है X आपका क्या है नाइट्रोजनस बेस है, तो नाइट्रोजनस बेस और शुगर ही गिवन है, बट अगर फॉस्फेट लगा होता तो वो न्यूक्लियोटाइड होता, पर अभी क्या लगा हुआ है सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेस, तो ये क्या हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड प्लस यूरासिल। ठीक है, सो ये आपका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मान लो कि आपने सिर्फ लर्न किए होते ये क्वेश्चंस और आपने डायग्राम्स बनाए नहीं होते, तो आप ये नहीं कर पाते, आपको समझ ही नहीं आता कि यहाँ पर एक्स क्या लग रहा है। आपको कहीं उसने आइडेंटिफाई करके बताया कि एक्स नाइट्रोजनस बेस है, वो तो आपको पता है कि एक्स के जो राइबोज है उसके फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस बॉन्ड बनाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और उसकी वजह से आप आइडेंटिफाई कर पाए हो कि ये क्या है। सो इसी वजह से आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स समझना जरूरी है, लर्न नहीं करना, समझ समझ के करना है आपको, ताकि आपसे सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स इज करेक्टली कैरेक्टराइज्ड। अगेन देखिए पहला ऑप्शन लेसिथिन, फिर से लेसिथिन भैया आ गए। Lecithin, a phosphorylated glyceride found in the cell membrane। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं palmitic acid and unsaturated fatty acid, नाम से ही गलत हो गया भाई, ये कैसा होता है सैचुरेटेड, गलत, और 18 कार्बन नहीं होते 16 होते हैं। एडिनाइलिक एसिड एडिनोसिन विद द ग्लूकोज फॉस्फेट मॉलिक्यूल, मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी भी बता रही हूँ, छोटी छोटी गलतियां नहीं करना। यहाँ पर राइबोज होगा और हम जल्दीबाजी में पढ़ेंगे नहीं और आंसर गलत कर देंगे, तो ये कैसा होगा राइबोज होता है। Alanine amino acid contain an amino group, acidic group anywhere in the molecule। ऐसा नहीं होता है, एक कार्बन पे COOH लगा होगा, एक NH2 लगा होगा, एक ही कार्बन पर होगा, तब आप उसको क्या कहोगे आपका अमाइनो एसिड। ठीक है, कहीं पर भी नहीं लगा हुआ होगा, सो एनीवेयर इन द मॉलिक्यूल गलत हो जाएगा, तो लेसिथिन ही होगा। एक फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड कहाँ पर मिलता है आपके सेल मेम्ब्रेन में मिलता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है which one of the following structural formula of two organic compounds is correctly identified along with its related function। अगेन लेसिथिन की बात कर रहा है, अब कुछ नहीं बता तो लेसिथिन का डायग्राम दे दिया, फिगर दे दिया है ना, स्ट्रक्चर दे दिया। तो देखो आपको नहीं पता, ये देखो ये तो आपको पता है कि ये क्या है ग्लिसराइड की बात कर रहे हैं, फॉस्फेट लग गया तो ये क्या है आपका फॉस्फोग्लिसराइड, नाइट्रोजन लग गया तो ये क्या हो जाएगा आपका कौन सा कंपाउंड हो जाएगा ये लेसिथिन हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये तो ए के बारे में हो गया, आइडेंटिफाई करना है आपको। और ये जो दूसरा है ये किसके बारे में बात कर रहा है एडेनिन के बारे में बात कर रहा है। हमने पढ़ा एडेनिन कैसा होता है डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, 9 मेंबर की रिंग होती है और
4 नाइट्रोजन, 1 2 3 4 इनसाइड द रिंग, एक आउटसाइड द रिंग, तो 5 नाइट्रोजन होते हैं, 1 आउटसाइड द रिंग एंड 4 इनसाइड। अब देखते हैं, बी कह रहा है एडेनिन, अ न्यूक्लियोटाइड दैट मेक्स अप द न्यूक्लिक एसिड। एडेनिन तो एक नाइट्रोजनस बेस है, तो ये न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ए ट्राइग्लिसराइड मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, ट्राइग्लिसराइड नहीं है। डी यूरासिल अ कंपोनेंट ऑफ डीएनए, नहीं ये तो एडेनिन है। ए लेसिथिन अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल ठीक बात है, सो लेसिथिन एक कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन कह रहा है दैट इज about 98% of the mass of every living organism is composed of 6 elements including carbon, hydrogen, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये 4 तो दे दिया और वो कह रहा है कि और 2 बताओ जो आपका पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका मेजर कंपोनेंट है, राइट। अब इस क्वेश्चन में आप कहोगे कि मैम ये तो शायद टेबल से क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं, टेबल में तो आपको नंबर दे रखे हैं, बट कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ी हैं, आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स आपने जब देखा था कि कोई प्रोटीन का कंटेंट था, कोई न्यूक्लिक एसिड था, जिसमें से जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये तो कॉमन थे, राइट। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो ये तो आपके कॉमन थे। नाइट्रोजन आपने देखा, नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट था, नाइट्रोजन आपके न्यूक्लिक एसिड के अंदर है, नाइट्रोजन आपका प्रोटीन के अंदर आपको देखने को मिला, नाइट्रोजन आपके जैसे अगर हम बात करें कि कुछ अमाइनो शुगर्स है उसके अंदर आपने देखा, उसके अलावा आपने लिपिड्स में भी देखा, सो नाइट्रोजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बट इसके अलावा 2 ऐसे और हैं जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका अगर हम देखें नाम तो आपको एक फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट क्यों है? आपका फॉस्फोलिपिड, ठीक है, आपका पूरा का पूरा डीएनए फॉस्फोरस के बिना बन ही नहीं सकता, राइट। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोलिपिड हो गया। एटीपी जो आपकी बॉडी के अंदर जो आपका मैक्सिमम आपको एनर्जी प्रोवाइड करे वो क्या है? एटीपी। एटीपी में जो 3 है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो फॉस्फेट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो फॉस्फोरस, ठीक है। और उसके बाद आता है एक और कंपोनेंट, जैसे हमने बात करी थी आपके प्रोटीन्स, राइट। प्रोटीन्स में आपने देखा था, प्रोटीन्स में आपका जो अमाइनो एसिड थे, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, और वो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स क्या कर रहे थे, आपका जब 3D स्ट्रक्चर बनाया था डाइसल्फाइड लिंकेज, तो वो डाइसल्फाइड लिंकेजेस बनेंगी, और अगर डाइसल्फाइड लिंकेज नहीं बनेगी तो 3D स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, और 3D स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो आपकी सारी की सारी, ऑलमोस्ट सारी की सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? आपके टर्शरी लेवल ऑफ प्रोटीन्स पे, सो वो भी नहीं होगा। सो सल्फर और आपका फॉस्फोरस, ये 2 आपके मेजर कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। ऐसा नहीं है कि और कंपोनेंट्स काम नहीं करते, डेफिनेटली उनका काम है, बट उतना ज्यादा काम नहीं है। तो सल्फर, मैग्नीशियम, सल्फर है, मैग्नीशियम जो है आपके को फैक्टर्स की तरह काम करता है, तो को फैक्टर्स है तो उतना पूरा मेजर रोल ये प्ले नहीं करता, ठीक है। मैग्नीशियम एंड सोडियम, सोडियम करता है सिग्नल वगैरह ट्रांसमिट करने में, बट आपका बेसिक बायोमोलिक्यूल्स में ये काम नहीं आता। कैल्शियम, कैल्शियम बहुत सारी चीजों में आप देखते हो, कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन में, नर्व इंपल्स कंडक्शन में, बहुत जगह कैल्शियम का रोल है। पर अगेन आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंपोनेंट है वो आपका बेसिकली बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स के कंपोनेंट की वो बात करना चाह रहा है। सो क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस एंड सल्फर इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Next question, and the next question says which of the following is the simplest amino acid? ठीक है, simplest amino acid हमारा क्या होता है? ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन क्यों? क्योंकि इसका R जो होता है H के बराबर होता है, ठीक है। सो बाकी सब में क्या होते हैं आपके? एस्पार्जिनिन, टायरोसिन, एलानिन, ये सारे जिसमें R में आपका मिथाइल होगा, आपका एरोमेटिक रिंग्स होंगे, बट सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट आपका जो अमाइनो एसिड है वो ग्लाइसिन है। और ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? COOH, दैट इज R is equal to H and H2, this is H and this is H, so 2 हाइड्रोजन लग गए, so कॉमन चीज है दैट इज द
सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। सो ये आपके अमाइनो एसिड्स वाला ये वाला टॉपिक फिनिश हो गया, दैट इज आपके हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपाउंड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। और आप देखेंगे इससे भी बार बार क्वेश्चंस जो है रिपीटेड मोड में पूछे जाते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होगा। आप देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैच कॉलम, आपका एनालॉजी, ये सारे टाइप आपसे पूछे जाते हैं। सब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिस्ट 1 टर्पेनॉइड्स, ठीक है, टर्पेनॉइड्स ये आपका जो टेबल दे रखा है जिसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बारी क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं, ठीक है। टर्पेनॉइड्स क्या हो गया, डायटर्पीन्स, ठीक है, इससे तो आप सॉल्व भी नहीं कर सकते, A2 सब में दे रखा है। लेक्टिन्स कॉन्कैनावेलिन, बार बार ये पूछा जाता है, B is your 4, कट कर दो इसको, ठीक है। फिर एल्केलॉइड्स और टॉक्सिन्स, एल्केलॉइड्स आपका है कोडीन और टॉक्सिन्स है आपका राइसिन। इसमें तुक्का नहीं लग सकता है बच्चे, इसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इसमें आप कुछ नहीं समझ सकते, कुछ नहीं, ये आपको लर्न ही करना है। बाकी मैं आपको बोलती हूँ कि समझो, बट इसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा। सो D3 ये आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है which of the following is not a secondary metabolite, मतलब वो प्राइमरी मेटाबोलाइट की बात कर रहा है। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट एंथोसाइनिन आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है, लेसिथिन प्राइमरी मेटाबोलाइट है क्योंकि लिपिड है ना, तो ये क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट है। कर्क्यूमिन, विनाइल, मॉर्फिन, तो ये तीनों कैसे है, सेकेंडरी है। और आपसे पूछा क्या है, नॉट अ सेकेंडरी, सो हमारे को प्राइमरी मेटाबोलाइट चाहिए, ठीक है। सो इट्स अ प्राइमरी मेटाबोलाइट। डन। अगला देखते हैं which of the following are not the secondary metabolites in the plant। अब अगेन जो प्राइमरी है, प्राइमरी में आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो आपने माइक्रो मैक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, इसके स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, वो सारे क्या है आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। सो अब देखेंगे रबर एंड गम सेकेंडरी होता है, मॉर्फिन, कोडीन सेकेंडरी, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज प्राइमरी होते हैं, विनब्लास्टिन, कर्क्यूमिन ये सब आपके क्या होते हैं, प्राइमरी। ये सारे के सारे सेकेंडरी है, ओनली अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन, स्ट्राइकनिन, कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट फॉर देयर, सो ये प्रोड्यूस करते हैं अपने डिफेंस एक्शन के लिए। सो न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं, ग्रोथ रिस्पॉन्स नहीं, इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन नहीं, इसका आंसर क्या है, डिफेंस एक्शन के लिए ये काम करते हैं और ये प्लांट्स बनाते हैं अपने डिफेंस एक्शन के लिए। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉनकैनावेलिन ए, ये तो आप देखेंगे रिपीटेड मोड पे क्वेश्चन है, ठीक है। सो कॉनकैनावेलिन ए पिगमेंट नहीं होता, एल्केलाइड नहीं होता, एसेंशियल नहीं होता, एक लेक्टिन होता है। याद रखना बच्चे, यहाँ पे ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिख देंगे, कॉनकैनावेलिन ए इज अ लेसिथिन, एक आई और एच का फर्क है, एच लगा, आई लगा दिया और एच लगा दिया, और ये आपका आंसर जल्दीबाजी में आप गलत करो। कॉनकैनावेलिन ए इज अ लेसिथिन, गलत, लेक्टिन होता है, ठीक है। सो आप देख लेना, ये लेसिथिन होगा तो गलत हो जाएगा। इट्स अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट और उसकी जो कैटेगरी है उसका नाम क्या है, लेक्टिन्स, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके किससे हैं, आपके प्रोटीन्स पे है, ठीक है। सो प्रोटीन से कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, ये भी अगेन आपके टेबल से क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला है ना कि टेबल आप स्किप नहीं कर सकते, पूरा क्वेश्चन ये टेबल से है, ठीक है। सो ग्लूटाफोर, ग्लूटाफोर क्या करता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट कराता है इनटू द सेल, ठीक है। अब ये क्या करते हैं यहाँ पर, अभी तो मैच कॉलम में तो गड़बड़ नहीं करेंगे, बट जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगी, एनेबल को डिसेबल कर देंगे, इनटू को अवे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना, ग्लूकोज को फ्रक्टोज कर देंगे। सो आपको देखना है ये सारे वर्ड्स पे फोकस करके, ये वर्ड्स लिखा हो तो गलत मार्क कर देना, ठीक है। सो ग्लूटाफोर एनेबल करता है, इंसुलिन आपका एक हार्मोन होता है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है, कोलेजन एक इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। अब यहाँ आपको क्वेश्चन को खराब करने के लिए अगर स्टेटमेंट बेस है तो इंट्रा लिख देंगे, जो कि गलत होगा, ठीक है। सो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो हम सोचते भी नहीं है और वो
एग्जामिनर उसको ट्विस्ट कर देता है और वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली मुश्किल बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, A is 4, आंसर ए किसे सॉल्व हो रहा था, B1, C2, D3, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल। अब एनिमल पढ़ना पड़ेगा, अब यहाँ पे तो ऑप्शन में नहीं है, पर कभी कभार क्या होता है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन और पहला ही ऑप्शन होता है आपका रुबिस्को। अब क्या करेंगे, बच्चा देखता ही नहीं है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन मार्क कर दिया रुबिस्को, गलत हो जाएगा क्योंकि एनिमल की बात करी हुई है और एनिमल बोल दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कोलाजन हो जाएगा। इट्स द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। सो क्वेश्चन में आप क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया जाता है कि आपका ये क्या है, रुबिस्को आपका मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल ऑफ द बायोस्फीयर है, और एनिमल वर्ल्ड में क्या है आपका कोलाजन प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इज इंसुलिन डिपेंडेंट, और यही अभी आपने देखा था GLUT4 होता है। सो क्या हो जाएगा, GLUT4 जो कि क्या कराता है, enables ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा GLUT4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पॉलीसैकेराइड से, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स में आप देखेंगे अगेन आपका लिस्टिंग पे क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन है आपके बॉन्ड के ऊपर। अब प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड है बच्चा, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, A is 4, ठीक है। चलो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपको पता है कि डबल बॉन्ड होता है, CB1, ठीक है, 2 से ही हो गया तो ये भी आपका कट हो गया। फिर भी देख लेते हैं आगे, न्यूक्लिक एसिड के अंदर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है और पॉलीसैकेराइड्स के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। सो A4, B1, C3, C2, D3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन्युलिन इज अ पॉलीमर ऑफ। अब बच्चा इन्युलिन की जगह इसे इंसुलिन पढ़ लेगा, और इंसुलिन का पॉलीमर क्या है, अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड पे टिक मार आएगा, गलत हो जाएगा। इन्युलिन एक पॉलीसैकेराइड है जो कि किसका पॉलीमर है, फ्रक्टोज का, ग्लूकोज का नहीं, फ्रक्टोज का। सो इन्युलिन एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, और इंसुलिन अगर होता तो वो अमाइनो एसिड का हेट्रोपॉलीमर होता, यानी कि अमाइनो एसिड जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं, इंसुलिन, और वो क्या है आपका प्रोटीन, और ये क्या है आपकी शुगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये जब मैं आपको सेलुलोज पढ़ाती हूँ तो मैंने आपको कहा था कि सेलुलोज में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 2 साल कंटिन्यूअस क्वेश्चन। अब बहुत बार का मतलब 2 बार भी रिपीट हो गया तो दैट मींस ये इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे क्या कहता है, सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर आयोडीन। आपको बताया था और आपको पता है स्टार्च ब्लू कलर बनाता है क्योंकि स्टार्च के पास हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो उसी हेलिकल स्ट्रक्चर में आयोडीन आपका ट्रैप हो जाता है। सो इट ब्रेक डाउन द आयोडीन, नहीं, इट इज अ डाइसैकेराइड, नहीं, ये तो पॉलीसैकेराइड है। इट इज अ हेलिकल मॉलिक्यूल, नहीं, it does not contain complex helices, hence cannot hold iodine molecule। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये हमारे स्टार्च का स्ट्रक्चर होता है, और इसीलिए इसके अंदर आयोडीन क्या कर जाती है, ट्रैप कर जाती है, और आयोडीन ट्रैप कर गई तो ये क्या बन जाता है आपका, आपका ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर जब हेलिकल स्ट्रक्चर होगा तो आयोडीन ट्रैप कर जाएगी और ब्लू कलर देगा। सेलुलोज बेचारे के पास ऐसा स्ट्रक्चर होता नहीं है, डू नॉट हैव कॉम्प्लेक्स हेलिसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाएगा, और इफ आयोडीन को होल्ड नहीं कर रहा है तो क्या होगा, ये आपका आपका ब्लू कलर नहीं देने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन सेम टू सेम आपका क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन क्या है आपका,
सेम प्रोटीन, अनसैचुरेटेड न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, और इसके अंदर प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर आपका डबल बॉन्ड होता है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर फॉस्फोडाइएस्टर, पॉलीसेकेराइड के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। A4B3C1D2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आप देखेंगे एज दिस क्वेश्चन नीट 2021 में है और एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन आपका कॉपी हो रखा है मणिपुर वाले नीट 2023 में। सो कॉपी हो जाते हैं क्वेश्चंस, कॉपी में मतलब आपके सेम सेम चीजें पूछते रहते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस having glycosidic bond and peptide bond respectively in their structure। अब बहुत सिंपल सी बात है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल रहा है तो यानी कि किसकी बात कर रहा है, आपके शुगर की बात कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड। अब पेप्टाइड बॉन्ड के लिए क्या चाहिए, उसको प्रोटीन चाहिए या थोड़े थोड़े अमाइनो एसिड्स के बीच में। तो देखते हैं क्या, इन्युलिन क्या है आपका, शुगर है, इंसुलिन, देखो कॉमन वर्ड है, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, पहले इंसुलिन होता है इन्युलिन होता है, आंसर नहीं होगा वो, ठीक है। काइटिन हाँ ठीक है, ग्लाइकोसिडिक होता है, बट कोलेस्ट्रॉल में बच्चा आपका पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता, ठीक है, उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता, ग्लिसरॉल के अंदर नहीं होगा, ट्रिप्सिन के अंदर एंजाइम है, प्रोटीन है, तो पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा, बट ग्लिसरॉल में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होगा, सेल्यूलोज में ग्लाइकोसिडिक होगा, ठीक है, पर लेसिथिन में आपका पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होगा। तो सीधा सीधा आपको एक शुगर ढूंढना है, एक प्रोटीन ढूंढना है, ठीक है। तो इन्युलिन एक शुगर है, इंसुलिन एक प्रोटीन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब रॉन्ग स्टेटमेंट, यूरासिल इज अ पिरामिडीन, बिल्कुल ठीक बात है, यूरासिल तो पिरामिडीन है। ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, गलत हो जाएगा, ग्लाइसिन तो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, तो ये तो नहीं होगा। सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, बिल्कुल ठीक बात है। सेलुलोज इज अ पॉलीसैकेराइड, अगेन इट्स अ करेक्ट थिंग, so ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है chitinous exoskeleton of arthropod is formed by polymerization। तो exoskeleton of arthropod किसकी बनी होती है बच्चा, काइटिन की बनी होती है, और काइटिन क्या है, एक पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन, नाग 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 से मिलके ये बना होता है। तो एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन, लाइपोग्लाइकेंस नहीं, केराटिन सल्फेट एंड कॉर्नोइडिन सल्फेट नहीं, डी ग्लूकोसामीन भी नहीं, इट्स एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, इसीलिए हम नाग बोलते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। हमने जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, हमने आपको एक बात बताई थी और हमने कहा था कि आपके जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो सारे के सारे रिड्यूसिंग होते हैं, और डाइसेक्राइड भी मोस्टली रिड्यूसिंग होता है, और एक एक्सेप्शन भी पढ़ाया था मैंने आपको, जिसमें हमने क्या कहा था, सुक्रोज जो होता है वो आपका नॉन रिड्यूसिंग होता है, और माल्टोज आपका रिड्यूसिंग होगा, तो आंसर नहीं होगा, सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग होता है, लैक्टोज भी रिड्यूसिंग होता है, और राइबोस 5 फॉस्फेट भी आपका रिड्यूसिंग ही होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग क्यों होता है, और मैंने क्योंकि ये इसका आंसर आपको अपनी एम्पलीफायर वाली वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझाया है कि व्हाई सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। मुझे पता चलेगा कि किस बच्चे ने वो वीडियो देखी है, और ये वाली वीडियो का वो आंसर तब कर पाएगा जब उसने ये वाला वीडियो देखा होगा। सो आई वांट टू नो व्हाई द सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बाय बीइंग अ डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड है सुक्रोज, पर वो रिड्यूसिंग क्यों नहीं है, जबकि माल्टोज और आपका लैक्टोज तो रिड्यूसिंग होता है, ठीक है। सो आई विल वेट फॉर द कमेंट सेक्शन, वेट इन द कमेंट सेक्शन, एंड मैं आपके आंसर का आपके आंसर को देखने वाली हूँ, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज, काइटिन अभी पता चला, अभी आपने अभी एक क्वेश्चन देखा था, माइक्रोमोलिक्यूल काइटिन में क्या था, एन एसिटाइल
ग्लूकोस अमीन। अब N मतलब नाइट्रोजन, सो सल्फर तो नहीं होगा, सिंपल पॉलीसेकेराइड नहीं, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड में आता है ये, फास्फोरस कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड नहीं, सो आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, ऐसा पॉलीसेकेराइड जिसमें नाइट्रोजन भी है। सो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का मतलब ही यही है कि नाइट्रोजन लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है carbohydrates are commonly found as starch in plant storage organ। तो स्टार्च स्टोरेज ऑर्गन के अंदर मिलता है प्लांट्स में। ओके, which of the following 5 properties of starch make it useful as a storage material। देखो हमने मोनोसैकेराइड को कंसिडर नहीं किया कि वो स्टोर कर सकते हैं, पर हमने पॉलीसैकेराइड में कंसिडर किया था कि आपका जो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, इन्यूलिन है, ये सारे स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स है। अब क्यों है ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, उसका रीजन ढूंढते हैं। सबसे पहले इजीली ट्रांसलोकेटेड, नहीं स्टार्च इजीली ट्रांसलोकेट होता नहीं है, सो गलत हो जाएगा। केमिकली नॉन रिएक्टिव, केमिकली वो लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इतनी बड़ी शुगर मॉलिक्यूल ज्वाइन होकर के बड़ी बड़ी चेन्स बनती है, जिसकी वजह से सिर्फ उसका जो लास्ट पार्ट है, राइट हैंड साइड पे जो शुगर है, राइट एंड पे जो शुगर है वही आपकी रिड्यूसिंग है, बाकी सारी नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, वो ऑलरेडी बॉन्डेड है तो फिर वो क्या ही रिएक्शन करेंगी, सो दे आर केमिकली नॉन रिएक्टिव। बिल्कुल ठीक बात है। इजिली डाइजेस्टेड बाय एनिमल्स, नहीं, हमें तो इसको डाइजेस्ट कराना पड़ता है। हम जो आपका जो स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन कराएंगे और फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो ये भी इसका रीजन नहीं होता। ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, तो यस दे आर ऑस्मोटिकली इनएक्टिव। सिंथेसाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये भी इसका रीजन नहीं होगा कि हम इसको स्टोर क्यों करते हैं। सो ओनली 1 and 4 आर द यूजफुल प्रॉपर्टी, so that is only 2 and 4 are the useful। first तो easily translated गलत हो जाएगा, 2 and 4 are the correct answer, right, option D। now the next question, और next question कह रहा है cellulose is the major component of cell wall of। तो सेलुलर मेजर कंपोनेंट किसका होता है बच्चे, प्लांट का होता है, ये आपने पढ़ा है। प्लांट का मेजर कंपोनेंट क्या है आपका, सेल्यूलोज। पर प्लांट के अलावा कोई और भी है जिसके अंदर सेलुलोजिक सेल वॉल हो सकती है, तो आंसर इज यस। जो एल्गल फंजाई होते हैं उनके अंदर भी ये सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। अच्छा, तो या तो हम प्लांट ढूंढ लेते हैं तो एल्गल फंजाई ढूंढ लेते हैं। देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास तो बच्चे बैक्टीरिया होता है, तो ये तो नहीं होगा। सैक्रोमाइसिस ये फंगस है, बट एल्गल फंगस नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर नहीं होगा। पाइथियम एल्गल फंगस है, तो इसका सेल वॉल कैसा हो जाएगा, सेल्यूलोजिक हो जाएगा। ज़ैंथोमोनास, ज़ैंथोमोनास इज आल्सो द बैक्टीरिया, तो ये सब क्या होंगे, ये सारे सेल्यूलोजिक सेल वॉल नहीं होगी, सिर्फ पाइथियम के अंदर सेल्यूलोजिक सेल वॉल होगी। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे आपके न्यूक्लिक, ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ आर प्रोड्यूस्ड। तो यानी कि ये बात कर रहा है इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स की, कौन आपके ऑटोट्रॉफ है, क्योंकि ऑटोट्रॉफ ही फूड बनाएंगे और कार्बोहाइड्रेट इज द फूड, है ना। सो कौन ये है जो प्रोड्यूस कर रहा है, ऑटोट्रॉफ्स ढूंढने हैं इसके अंदर। सम बैक्टीरिया, एल्गी एंड ग्रीन प्लांट सेल। सो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, एल्गी होते हैं और आपके ग्रीन प्लांट सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। फंजा, एल्गी, ग्रीन प्लांट ये नहीं होगा। ऑल बैक्टीरिया नहीं, कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं जो आपका फूड बनाते हैं। वायरसेस तो भूल ही जाओ, तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये भूल जाओ। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं आगे। आगे है आपके न्यूक्लिक एसिड के क्वेश्चंस। सो आइए देखते हैं न्यूक्लिक एसिड के क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए हैं न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड। मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, लाइपेज, न्यूक्लियेसेस, प्रोटीएसेस एंड द अमाइलेज। लाइपेज यानी कि लिपिड, लिपिड के ब्रेक डाउन करने वाला। अब लिपिड में कोई आपका बॉन्ड होगा वही वो ब्रेक कर पाएगा। सो लिपिड में आपका जो बॉन्ड बनता है वो एस्टर बॉन्ड बनता है, दैट इज द, तो ये क्या करेगा, एस्टर बॉन्ड पे एक्ट करेगा। न्यूक्लियेसेस जो है वो न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड के बीच में, न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स के
पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सो ये हो जाएगा आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। प्रोटीएजेस आपका क्या ब्रेक करने वाला है, पेप्टाइड बॉन्ड, और अमाइलेजेस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करने वाला है। ठीक है, सो ए मैचेस विद द 2, बी 4, सी 1, डी 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये पता है कि कौन सा बॉन्ड है, देखो प्रोटीन है तो प्रोटीएजेस, लिपिड है तो लाइपेजेस, अमाइलेज हम लोग जनरली कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन के लिए करते हैं तो अमाइलेज, जैसे अब तो आप नहीं पढ़ते बट पहले आप पढ़ते थे सलाइवरी अमाइलेज, तो ऐसे आपके ये अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन के लिए होता है, और प्रोटीएसेस फॉर द प्रोटीन। अब इनका नाम ना लिख के उनके बॉन्ड्स लिख दे। सो आपके लिपिड में कौन सा बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड है। अमाइलेज कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, शुगर के ब्रेक डाउन के लिए होता है, तो शुगर के बीच में क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द पॉलीमेरिक। आपको पता है कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, जो एक से ज्यादा यूनिट्स जुड़ते हैं आपस में। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड के पॉलीमर होता है, ठीक है, अमाइनो एसिड। फिर पॉलीसेकेराइड आपकी मोनोसेकेराइड यानी कि सिंगल शुगर्स। न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करेंगे बच्चा तो न्यूक्लियोटाइड। और हमने लिपिड को साफ सुथरे शब्दों में बोला है कि लिपिड जो होता है हमारा पॉलीमर नहीं होता है, ये क्या होता है आपका मैक्रोमोलिक्यूल भी नहीं होता, साइज भी छोटा है, पर मजबूरी में हम उसको मान रखते हैं। तो लिपिड्स आर नॉट द पॉलीमेरिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ईच न्यूक्लियोटाइड is a composite molecule formed by the। तो आपको याद है हम लोगों ने पढ़ा है और इसमें आपको बहुत अच्छे से, ये आपकी शुगर, ये आपकी शुगर, शुगर के साथ आपका कौन सा बॉन्ड बनता है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे उसके साथ आपका फॉस्फेट लगा हुआ है और यहाँ पे भी उसका फॉस्फेट। इन दोनों को जोड़ने के लिए आपका यहाँ से भी ये जुड़ता है और ये क्या होता है फिर आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सो दिस बॉन्ड इज व्हाट, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है और ये भी आपका फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, और दोनों कंबाइन होकर के कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, फॉस्फोएस्टर। और ये कंबाइन बॉन्ड क्या होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये शुगर मॉलिक्यूल है, दिस इज शुगर, दिस इज शुगर, राइबोस शुगर, राइट। तो अब वो क्या आपका कैसे बनेगा, सो ये कह रहा है शुगर बेस, शुगर बेस गलत हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। बेस शुगर OH नहीं, बेस शुगर फॉस्फेट और शुगर फॉस्फेट। तो आपका ईच न्यूक्लियोटाइड इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय, सो एक बेस होगा, एक शुगर होगा, एक फॉस्फेट होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लिक एसिड कैसे बन रहा है, सो ऐसे मल्टीपल लगाते जाएंगे न्यूक्लियोटाइड। इसमें आपको बॉन्ड के बारे में बता दिया और आपसे सिंपल पूछ लिया कि न्यूक्लियोटाइड जो है उसका कंपोजिशन क्या है, सो ये आंसर हो गया। और अगर पूछा जाता कि न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और ये कैसे बन रहा है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। पूरा न्यूक्लिक एसिड को लेकर के ये सारी चीज आपको एक्सप्लेन करती है, राइट। और ज्यादा अगर आपको और डिटेल आपको मैंने आपको पढ़ाया था इसको, और आपको इसके बॉन्ड्स के नाम भी पढ़ाते हैं। यहाँ तो मैंने बता दिया फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, एक और बॉन्ड होता है यहाँ पे, इसका नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, सो दिस बॉन्ड इज व्हाट, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो नाइट्रोजनस बेस के साथ लगता है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेस शुगर, आपका बेस शुगर एंड द फॉस्फेट। और अगर यही चीज यहाँ पर होती कि न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड से अगर पूछा जाता सो ओनली शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, इतना सा पोर्शन आपका न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। बाकी आपका फॉस्फेट जब जुड़ जाता है तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। आई होप इट इज क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है स्ट्रक्चर ऑफ
प्रोटीन से रिलेटेड है। हमने प्रोटीन के 4 लेवल पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड द क्वाटरनरी। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। चलो अब देखते हैं क्या कह रहा है। सो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दे दिए, आप बताओ कि कौन से करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, A protein is imagined as a line, हमने पढ़ा था और एक लाइन की तरह इमेजिन किया था और अमाइनो एसिड लगाए थे, छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स हमने ज्वाइन करके प्रोटीन बना था, ठीक है। द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट अमाइनो एसिड, बिल्कुल ठीक बात है, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और पहला आपका जो है उसको हम फर्स्ट अमाइनो एसिड बोल देते हैं। ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है, फिर आपका सेकेंड अमाइनो एसिड होगा, फिर आपका थर्ड अमाइनो एसिड, ऐसे एंड सो ऑन, ये आपका फोर्थ अमाइनो एसिड, ऐसे ऐसे सो ऑन चलते रहते हैं ये अमाइनो एसिड्स। अच्छा, फिर उसमें वो कह रहा है, सीधे सीधे क्वेश्चन में उसने पूछ लिया कि इसके टर्मिनल बताओ। आपको ये पढ़ाया था, पढ़ाते वक्त भी बताया था, और उसमें क्या था कि ये इसने इसको कह दिया कि ये सी टर्मिनल है। क्या ये सी टर्मिनल है या नहीं? सो आपको याद होगा हमने क्या किया था कि ये जो बॉन्ड बनता है, ये कार्बन है यहाँ पे, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर N है, और यहाँ पे तो CONH, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये विजिबल नहीं हो रहा है, सो चलो यहाँ पर देखो, इसको यहाँ पर कार्बन है, डबल बॉन्ड O, और ये N और ये H, तो ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पर कार्बन आपका बॉन्ड बनाने में लगा हुआ है, और यहाँ पर जो N है वो फ्री है, इसीलिए जो लेफ्ट साइड को हम क्या कहते हैं, N टर्मिनल कहते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है इस यहाँ पर C फ्री है, इसको हम क्या कहते हैं, C टर्मिनल। C मतलब कार्बोक्सिल फ्री है, तो ये C टर्मिनल है। ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है तो ये लास्ट अमाइनो एसिड है, राइट। वो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट अमाइनो एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट अमाइनो एसिड, ठीक है, सी टर्मिनल, गलत हो जाएगा ना, ये तो एन टर्मिनल होता है, राइट, ये हो गया। ओके, उसके बाद एंड द राइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द लास्ट व्हिच इज एन टर्मिनल, गलत हो जाएगा, ये उल्टा लिख दिया है, फर्स्ट वाला एन टर्मिनल होता है और लास्ट वाला सी टर्मिनल होता है। चलो अगला क्वेश्चन देख, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सबयूनिट्स, 2 सबयूनिट्स ऑफ अल्फा टाइप एंड 2 सबयूनिट्स ऑफ द बीटा टाइप। बिल्कुल ठीक बात है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा सबयूनिट्स होती है, तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, दैट इज मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं और लिस्ट 2 में आपके बायोलॉजिकल फंक्शंस। तो क्या होगा, ए क्या है आपका, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट है, और आपको बताया था कि ग्लाइकोजन कैसा होता है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, स्टोर करता है, राइट, तो इट्स अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। तो ए मैचेस विद द 4, दैट इज द स्टोरेज प्रोडक्ट। फिर ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है जो एंटीबॉडीज बनवाता है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, ये एंटीबॉडी, ये आपने बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में तो नहीं पढ़ा, ब्लड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर स्टेरॉइड जो होता है हार्मोन होता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन, सो ये स्टेरॉइड्स हैं एंड दे आर द हार्मोन्स, राइट। थ्रोम्बिन आपका बायो कैटलिस्ट है, एंजाइम है जो कि आपका ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। सो क्या हो जाएगा, ए का 4, B3, C1, D2, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रामाचंद्रन प्लॉट इज यूज्ड टू कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ। जब मैंने एनसीईआरटी एम्पलीफायर पढ़ा था तो मैंने आपको स्पेशल मेंशन किया था कि ये पीवाईक्यू क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया है, और ये किस में हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्रोटीन्स में। सो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को आपको कंफर्म स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए रामाचंद्रन प्लॉट यूज करते हैं, ठीक है, बाकी किसी के लिए भी यूज नहीं होता। एंड दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट से पूछा गया है, ठीक है। अब बात आती है इंट्रोडक्शन भी जो आपके साइंटिस्ट के बारे में, जीएन रामाचंद्रन के बारे में दे रखा है, राइट। Which of the following is the least likely to be involved in stabilizing the
थ्री डायमेंशन फोल्डिंग्स ऑफ द मोस्ट प्रोटीन। अब 3D फोल्डिंग हमने बार बार फोल्ड करे, टर्शरी स्ट्रक्चर है, हमें बताना है कि ऐसा कौन सा है जो बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा स्टेबलाइज कराने में। हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी होते हैं, एस्टर बॉन्ड्स तो हमारे लिपिड्स में होते हैं, प्रोटीन्स में तो नहीं होते, इसीलिए एस्टर बॉन्ड्स आर लीस्ट लाइकली, बिल्कुल इन्वॉल्व है, बहुत ना के बराबर इन्वॉल्वमेंट है उनका स्टेबलाइजिंग द 3D फोल्डिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके अब एंजाइम से, ठीक है, एंजाइम्स के बारे में आपने पढ़ा और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको इसी एंजाइम्स में देखने को मिलेंगे और इस साल का भी क्वेश्चन 2025 के क्वेश्चंस एंजाइम से पूछे जाते हैं। Which one of the following enzymes contain हीम एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब आप ये देखना ये हीम कितनी बार रिपीटेड मोड पे पूछे गया, 25 से लेके आप आगे 2005 तक के क्वेश्चंस में देखना, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, कोफैक्टर और ये हाइड्रोलेज, ये वाला जो क्लासेस है कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है हीम एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, कैटालेज एंड परऑक्सीडेज, ठीक है, जो क्या कराते हैं H2O2 का ब्रेक डाउन कराते हैं इनटू H2O एंड ऑक्सीजन। तो दिस इज योर दैट इज हाइड्रो, ये यूज होगा। और हीम इनका प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो टाइटली बाउंड करेगा, और किसके साथ बाउंड करेगा, आपके एपो एंजाइम के साथ बाउंड करने वाला है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेम द क्लास ऑफ द एंजाइम दैट यूजुअली कैटलाइज द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। अब आप देखेंगे ध्यान से, ये S इसके साथ अटैच्ड है और ये S डैश है। अब क्या है ये इसके साथ लग गया S डैश और ये G और ये S अलग हो गया, यानी कि कुछ जो इसके पास लगा हुआ था इसने इसको दे दिया, यानी कि इसने इसको ट्रांसफर कर दिया। सो इमेजिन दिस वे कि आपने एक कैप डाल रखी है और कैप उठा करके दूसरे को दे दी। अब दूसरे को देना इज द ट्रांसफर। अब आपके सर पे कैप नहीं है, दूसरे के सर पे कैप आ गया, आपने कैप का ट्रांसफर कर दिया, सो दैट इज योर ट्रांसफरेज। सो ऐसे एक सबस्ट्रेट है और ये एक दूसरा सबस्ट्रेट है, सो ये क्या करता है ट्रांसफरेजेस, ठीक है। ये कौन सा क्लास ऑफ एंजाइम है, दैट इज ट्रांसफरेजेस। लाइगेज में डबल बॉन्ड बन जाते हैं, लाइगेज जोड़ने में हेल्प करता है, और हाइड्रोलाइसिस में ब्रेक डाउन बट विद द यूज ऑफ वाटर, ठीक है। ट्रांसफरेजेस, और ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, क्लास नंबर है 2। आपके क्लास के नंबर पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज, जो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एपो एंजाइम। बाकी जो भी ये सारे हैं कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक और कोफैक्टर, ये सारे क्या हैं नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है, ठीक है। सो दिस इज द नॉन प्रोटीन पार्ट। इसको आप ऐसे याद कर लेना, होलो एंजाइम इज इक्वल्स एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, ठीक है। इसको याद रख लेना, आपसे सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएंगे। एपो एंजाइम की अगर मैं बात करूं सो इट्स अ प्रोटीन पार्ट एंड दिस इज द नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। इट्स अ नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया जिसमें से आप 3 चीजें पढ़ते हैं, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयंस, ठीक है। सो ये सारे के सारे नॉन प्रोटीन पार्ट है जो प्रोटीन पार्ट से जुड़े हुए और मिलके जो एंजाइम बनाएंगे उसका नाम क्या है, होलो एंजाइम बनता है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एपो एंजाइम इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बाय मैलोनेट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ। देखो इनहिबिशन है तो ये तो पता चल गया कि इनहिबिटर की बात कर रही है, तो ये वाला ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली हटा दो, कोफैक्टर इनहिबिशन नहीं है। कॉम्पिटिटिव और फीडबैक की बात करते हैं। अब एक हटके दूसरा लग गया है, तो ये क्या है आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एनसीईआरटी में यही एक इनहिबिशन दे रखा है, बट
फीडबैक इनहिबिशन भी मैंने आपको एनसीईआरटी जब मैंने बायोमोलिक्यूल्स की पढ़ाई है तो मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि ऑप्शन में आया हुआ है, यू नेवर नो, कभी भी पूछ ले। फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है कि जब अपना ही एंड प्रोडक्ट एंजाइम को रोक देता है कि आप रुक जाओ, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो बन चुका है। सो दिस इज द फीडबैक इनहिबिशन। तो ये हो गया। और इसके अंदर जो इनहिबिशन हो रहा है मैलोनेट, क्यों इसको मैंने कॉम्पिटिटिव बोला, क्योंकि एक सबस्ट्रेट है जिसका नाम है सक्सिनेट। तो सक्सिनेट और मैलोनेट जो होते हैं, ये जो सक्सिनेट है वो सबस्ट्रेट है, और मैलोनेट क्या होता है, मैलोनेट सबस्ट्रेट सक्सिनेट को मिमिक करता है, मतलब उसके जैसा है, क्लोजली रिजेंबल करेगा। तो दे क्लोजली रिजेंबल, क्लोजली रिजेंबल करेगा तो ये इससे इनहिबिट हो जाएगा। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, क्योंकि वो जगह तो सक्सिनेट की थी बट मैलोनेट ने वो जगह ले ली है। तो क्या आंसर हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब बात आती है द कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो कोफैक्टर का एक ही एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है जो कि आपका कार्बोक्सी पेप्टिडेज के लिए, दैट इज जिंक, Zn+2, दैट इज जिंक। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल, विद इन 5 सेकेंड्स का क्वेश्चन है, राइट। अच्छा, अब ये है आपका रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंशियल स्टेप। अब हम आपको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। हमने ये कैटालिटिक साइकिल पढ़ी थी कि पहले एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, और फिर उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर सबस्ट्रेट के बॉन्ड टूटेंगे, फिर वो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और फिर प्रोडक्ट बनेगा। तो वही सारी चीजें हम अब इसको अरेंज करते हैं इन द सीक्वेंस। सो देखो, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये तो फर्स्ट स्टेप नहीं हो सकता। 3 एंजाइम्स रेडी टू बाइंड अनदर, मतलब ये तो बिल्कुल लास्ट की बात लग रही है ना। सो आपका जो रिएक्शन होता है वो कैसा होता है, E+S, रिवर्स रिएक्शन में ES, देन EP, और ये E+P, और ये P नाउ अनदर रिएक्शन करने चले जाएगा। सो पहला दूसरा स्टेप तो नहीं होता, और रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट भी बिल्कुल लास्ट में लग रहा है कि प्रोडक्ट बाद में हो गया। अब बी और ई में ही कंफ्यूजन है कि हम पहला स्टेप किसको बोले, केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रोकन। तो ये भी अभी, ये तो केमिकल बॉन्ड टूट के ही तो प्रोडक्ट बनेगा, तो ये भी फर्स्ट स्टेप नहीं हो सकता। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट। पहला स्टेप ये कि सबस्ट्रेट ने बाइंड किया, फिर बाइंड करने के बाद सबस्ट्रेट जो है वो आपका जो सबस्ट्रेट है ब्रोक करेगा, बट उससे भी पहले पहले ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर इसके चीजें टूटेंगी। सो क्या हो जाएगा, ई के बाद ये ई विल बी द फर्स्ट स्टेप, सेकेंड हो जाएगा आपका सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है। तीसरी चीज, इसके केमिकल बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हुए हैं, फिर आपका आएगा रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट, एंड देन आपका फ्री एंजाइम्स आर रेडी टू बाइंड। तो क्या हो जाएगा, EABCB, ऑप्शन ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कंफ्यूज नहीं होना, पहले बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे, पहले सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा, तभी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनाने वाला है। सो जल्दीबाजी में ये मार्क मत कर देना, ठीक है। सिर्फ एक सी और बी का ही फर्क होगा इसके अंदर, राइट। सो ये आपका आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। अब ये 2 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1, लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन अ टेम्परेरी इनएक्टिव स्टेट। आपको पता है जो टेम्परेचर होता है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम मिलेगा तो वो टेम्परेरी इनएक्टिव हो जाएगा, उससे ज्यादा मिलेगा तो वो डीनेचर कर जाएगा, ठीक है। सो क्या होगा, टेम्परेरी इनएक्टिव स्टेट, वेयर एज high temperature destroy enzymatic activity because proteins are denatured by heat। बिल्कुल ही ठीक स्टेटमेंट है। चलो आगे देखते हैं स्टेटमेंट 2, when the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of enzyme, it is known as competitive inhibitor। अभी हमने जस्ट देखा कि इनहिबिटर सबस्ट्रेट को कॉपी करेगा, क्लोजली रिजेंबल करेगा, और इसकी वजह से इसको हम क्या कहने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर false, are the
ट्रू, फॉल्स नहीं है, दोनों के दोनों ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। सो ऑप्शन 2 आपका, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैलोनेट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी। आपको पढ़ाया था कि पैथोजेंस में जो बैक्टीरियल पैथोजन की को स्टॉप करते हैं उसकी ग्रोथ को, तो उसमें क्या यूज होता है आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो ये क्या हो जाएगा, मैलोनेट की बात करें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इसका जो एंजाइम है दैट इज सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सो ये रिएक्शन आप याद करें ना, देख लिया इसी बीच ये 3 बार आ गया, अभी 2023 तक हम पहुंचे और इसी बीच में 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, हर साल ऐसा क्वेश्चन आ रखा है। सो बेसिकली सक्सिनेट आपका सबस्ट्रेट है, मैलोनेट आप इनहिबिटर है और सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है जो इनहिबिट होने वाला है। आगे देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैच द फॉलोइंग। अगेन आपका क्वेश्चन आ गया, देखेंगे इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, एक ही इनहिबिटर आता है इनको और ये मैलोनेट बार बार यही रिपीट पे देते हैं, ठीक। पोजेस पेप्टाइड बॉन्ड, ऑफ कोर्स क्या होंगे प्रोटीन, इसमें से चूज करना है प्रोटीन कौन सा है, कोलेजन एक प्रोटीन है जो कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड का। फिर सेल वॉल मटेरियल इन द फंजाई, सो क्या हो जाएगा काइटिन। फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या हो जाएगा आपका राइसिन हो जाएगा, राइट। सो क्या होगा आपका ए मैचेस विद 2, सो 2 ऑप्शंस है, बी मैच कर रहा है आपके 4 के साथ, सो ये आंसर हो जाएगा। बी 3 के साथ मैच नहीं कर रहा, सी आपका मैच कर रहा है 3 काइटिन, बी 1 दैट इज राइसिन, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है coenzyme or metal ions that is tightly bound to enzymes protein is known as prosthetic group। जो भी tightly bound कर रहा है वो क्या है आपका prosthetic group। I totally agree कि यहाँ पर co-factor लिखा होता तो बहुत सही होता, पर ये भी तो को-फैक्टर के टाइप है, तो उन्होंने ऐसे बोल दिया कि ऐसा कोएंजाइम या मेटल आयन, तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कह रहे हैं जो कि टाइटली बाउंड होता है, उसको हमने प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद द कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज नोन एज एपो एंजाइम। नहीं, अभी मैंने आपको पढ़ाया था उसको हम क्या कहते हैं होलो एंजाइम। जब आपका एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, तो ये हो जाएगा। एपो तो प्रोटीन पार्ट है तो ये तो हो नहीं सकता, तो ये गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट जो है आपकी ए सही है और बी, मतलब स्टेटमेंट ए आपकी सही है और बी फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोस्थेटिक ग्रुप डिफर फ्रॉम कोएंजाइम। एक डिफरेंस है, दोनों ऑर्गेनिक है, ये इसकी सिमिलैरिटी है, और डिफरेंस क्या है बच्चा, डिफरेंस है इसके अंदर कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो टाइटली पैक्ड होते हैं और कोएंजाइम ट्रांजिएंटली होते हैं, ठीक है। सो दे रिक्वायर मेटल आयन, गलत बात है। दे प्रोस्थेटिक ग्रुप आर टाइटली बाउंड टू एपोएंजाइम, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फिर देयर एसोसिएशन विद एपोएंजाइम इज ट्रांजिएंट, गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो किसके बारे में बात कर रहा है, कोएंजाइम के बारे में बात कर रहा है। दे कैन सर्व एज कोफैक्टर इन द नंबर ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, तो ये क्या, ये हो जाएगा आपका गलत। so, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, दे आर टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम, क्योंकि प्रोस्थेटिक ग्रुप का डिफरेंस पूछा है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेम जो अभी मैं आपको इतनी देर से बताई थी वही आपका एज इट इज क्वेश्चन आ गया। which of the following statement is correct with reference to the enzyme। तो क्या है, होलो एंजाइम इज इक्वल्स एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम, कोएंजाइम इज इक्वल एपो प्लस होलो, तो एकदम गलत हो गया। होलो इज इक्वल्स कोएंजाइम प्लस कोफैक्टर, गलत हो गया। एपो इज इक्वल्स होलो प्लस कोएंजाइम, ये भी गलत हो गया। तो ये सिचुएशन हो गई होलो एंजाइम इक्वल्स एपो प्लस को एंजाइम। बच्चा आई अगेन एग्री कि यहाँ पर को फैक्टर होता तो ज्यादा अच्छा होता, पर आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट चूज करना है और वन ऑफ द को फैक्टर आपका को एंजाइम ही है, इसीलिए आप इसको
चूज करेंगे। ठीक है, सो आप देख रहे हैं को फैक्टर को इन्होंने जगह जगह को एंजाइम मान के चीजें कर रखी है, तो आप भी इसको ऐसे ही कंसिडर करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, और अगला क्वेश्चन कह रहा है अ नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम, यानी कि जो प्रोटीन का नहीं बना हुआ। और आपने पढ़ा है एनसीईआरटी के एंजाइम की सबसे पहली लाइन है क्या लिखती है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट सम आर न्यूक्लिक एसिड। और वो न्यूक्लिक एसिड क्या है आपके, राइबोजाइम्स है। सो क्या हो जाएगा, लाइसोजाइम नहीं, लाइगेज नहीं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लेज नहीं, राइबोजाइम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ग्राफिकल क्वेश्चन है, और ये हमने ग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द गिवन ग्राफ करेक्टली। ठीक है, अब हमारे को ये पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन का ग्राफ दे रखा है, और आपको बताना है, ये आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, दिस इज द सबस्ट्रेट, और यहाँ पर ये क्या है, प्रोडक्ट, और ये जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट है, और ये भी ट्रांजिशन स्टेट ही है। पर इन दोनों में फर्क क्या है कि ये जो पार्ट है, ये जो बी लेबल हो रखा है, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, और ये जो ए लेबल हो रखा है ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है। पर कुछ तो है इसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, और वो डिफरेंस क्या है, एंजाइम का। तो जब एंजाइम के साथ रिएक्शन होती है बच्चा, सो वो क्या होती है, उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है। सो ये क्या हो जाएगी, विद एंजाइम, और जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है वो क्या हो जाएगी, विदाउट एंजाइम। ठीक है, अब देखते हैं क्या ऑप्शंस कह रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन with energy A in presence of enzyme and B in the absence of the enzyme। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर समझ लेते हैं, एंडोथर्मिक वर्सेस एक्सोथर्मिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखते हैं क्या है, जब सबस्ट्रेट के पास ज्यादा एनर्जी, आप देख रहे हैं सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट की कितनी कम, यानी कि सबस्ट्रेट के पास ज्यादा थी और प्रोडक्ट के पास कम है, यानी कि जो भी बची कुछ एनर्जी थी, एनर्जी क्या हो चुकी है, रिलीज। जब एनर्जी रिलीज हो जाती है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्या बता रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहा है, जिसमें सबस्ट्रेट ज्यादा है, सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट की एनर्जी कम। अगर यही मैं बात करूं कि सबस्ट्रेट की एनर्जी कम और प्रोडक्ट की ज्यादा, तो उस रिएक्शन में हम कहेंगे कि प्रोडक्ट ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है सबस्ट्रेट से ज्यादा, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये वाला जो ग्राफ है आपका एक्सोथर्मिक का है, एंडोथर्मिक का बनेगा तो कुछ यूं बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे सबस्ट्रेट, कि सबस्ट्रेट की एनर्जी लेवल कम और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ज्यादा, वो एंडोथर्मिक का ग्राफ बनेगा। तो एंडोथर्मिक तो ये है ही नहीं, ऑप्शन पहला ही गलत हो गया। एक्सोथर्मिक है और ठीक है, एंडोथर्मिक नहीं है, तो ये भी गलत हो गई। तो क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, दो ऑप्शन में चूज करना है। अब कह रहे हैं विद एनर्जी ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ए विद एंजाइम ही है और बी विदाउट एंजाइम। So A in the presence of enzyme and B in the absence of enzyme, बिल्कुल ठीक बात है। D भी देख लेते एक बारी क्या कह रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद एनर्जी A in absence of the enzyme, बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, सो ये आपको देखो, एक तो ये पता होना चाहिए कि विद एंजाइम विदाउट, और आपको एक्सो और एंडोथर्मिक भी पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता होगा बच्चा तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। सो बहुत सिंपल है, आपकी बुक में भी जो ग्राफ बना वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है, जिसमें सबस्ट्रेट ने ज्यादा एनर्जी ली है, प्रोडक्ट ने कम, दैट मीन्स एनर्जी जो है रिलीज हुई है। जब रिलीज ऑफ एनर्जी होता है तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जब एब्जॉर्ब होता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, देखते हैं क्या। द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के लिए कह रहा है कि कोई इफेक्ट वो शो नहीं कर रहा। सो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या कहता है आपका, कि मैं आपका सबस्ट्रेट की जगह ले लूंगा और वहां पर जाकर के बाइंड कर दूंगा। ठीक है, सो डज नॉट इफेक्ट द रेट, यानी कि वी मैक्स जो है इसके अंदर कांस्टेंट रहता है। ये बात आपको अच्छे से
पता है। फिर कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीजेस द केएम ऑफ द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट। नहीं, केएम तो इसके अंदर इंक्रीज होता है, सो ये तो गलत हो गया, डिक्रीजेस द केएम, सो केएम इसके अंदर क्या होगा, इंक्रीज, सो इनकरेक्ट हो गई ये स्टेटमेंट। और देख लेते हैं क्या कह रहा है, a competitive inhibitor reacts reversibly with the enzyme to form an enzyme inhibitor complex। बिल्कुल ठीक बात है, रिवर्सिबल होता है, और जब आप सबस्ट्रेट ज्यादा डालोगे तो इनहिबिटर बाइंड नहीं करेगा, सबस्ट्रेट ही बाइंड करेगा। फिर कह रहा है इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर द इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज नॉट केमिकली चेंज बाय द एंजाइम। बिल्कुल ठीक बात है, इनहिबिटर मॉलिक्यूल केमिकली चेंज नहीं होता है एंजाइम से, सो इसका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट के लिए the presence of the competitive inhibitor decreases the km of the enzyme for the substrate। क्यों, क्योंकि इसके अंदर km क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, सो ये हो गया आपका आंसर, राइट। ऊपर वाली बात कर रहा है Vmax कांस्टेंट से, सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में बच्चा याद रखना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में Vmax कांस्टेंट Km इंक्रीज इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है select the option which is not correct with respect to enzyme action। enzyme action के रिस्पेक्ट में वो करेक्ट नहीं है। substrate bind with enzyme at its active site। बिल्कुल ठीक बात है, कुछ तो गलत कहा ही नहीं उसमें, सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक साइट है और उसी साइट को हम एक्टिव साइट कह देते हैं। ठीक है, addition of lot of succinate does not reverse the inhibition of succinate dehydrogenase by malonate। नहीं बच्चा, जब आप ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट ऐड ऑन कर दोगे तो रिएक्शन रिवर्स हो जाती है और इनहिबिटर की जगह सबस्ट्रेट बाइंड करने लगता है। यहाँ पे कह रहा है डज नॉट रिवर्स, नो, इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो ये गलत हो जाएगा। और देखते हैं अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर binds the enzyme at a site distinct from that which binds the substrate। आपको पता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर क्या होता है, ये आपकी एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट से बाइंड नहीं करता है, साइट अदर देन एक्टिव साइट यहाँ पर बाइंड कर जाएगा, और इसका नाम क्या होता है, एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट से बाइंड करता है, ना कि एक्टिव साइट से बाइंड करता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही ठीक बात है। फिर कह रहा है मैलोनेट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस, अगेन इट्स अ करेक्ट थिंग। ठीक है, मैलोनेट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, सो कौन सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी, यही इसका आंसर है, क्योंकि आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज। ट्रांजिशन स्टेट हमेशा क्या होता है, बहुत थोड़े समय के लिए होता है, और ऑल्सो कैसा होता है, बिल्कुल अनस्टेबल। अगर वो स्टेबल हो जाएगा ना बच्चा, तो स्टेबल से वो कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इफ यू सी, ये आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं, रुको, ये आपका सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट ने क्या बनाना है, आपका प्रोडक्ट बनाना है, तो बीच का एक स्टेट हम चूज करेंगे और उसको हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये है आपका ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। ये सबस्ट्रेट है, ये आधा, इसको आप क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट, मतलब आधा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, आधा अभी भी बचा हुआ है, और ये क्या बन गया, आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। सबस्ट्रेट है ये, ठीक है, सबस्ट्रेट तोड़ तोड़ के अपना बॉन्ड तोड़ तोड़ के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, बट कितना ही हो पाया बच्चा, सिर्फ आधा ही प्रोडक्ट बन पाया, आधा स्टिल लेफ्ट, इतना अभी भी बचा हुआ है और ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये बिल्कुल ही अनस्टेबल स्टेट होती है और बहुत ही कुछ समय के लिए बनते हैं, ज्यादा समय के लिए नहीं होती है, तो क्या बोलेंगे,
ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल, परमानेंट नहीं होती, ट्रांजिएंट होती है बट स्टेबल नहीं होती है, परमानेंट बट अनस्टेबल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम आर। तो कोएंजाइम के एसेंशियल कंपोनेंट्स कौन होते हैं? आपके विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, प्रोटीन्स नहीं, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स इसके एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंजाइम्स इज रॉन्ग। रॉन्ग है एंजाइम्स के लिए, देखते हैं क्या। एंजाइम्स आर डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक बात है, प्रोटीन है, फोल्ड हो रखा है, हाई टेम्परेचर पे बॉन्ड सीधा टूट जाता है, एंजाइम डीनेचर हो जाता है, ठीक है। एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन्स बट सम्स आर लिपिड आल्सो, गलत हो जाएगा, लिपिड तो नहीं होता बच्चा। हमने ये तो पढ़ा है कि सारे एंजाइम्स प्रोटीनेशियस नहीं होते, कुछ एक्सेप्शन है, पर वो कुछ एक्सेप्शन सिर्फ आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है, एंड दैट टू आपका आरएनए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? लिपिड्स, तो गलत हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही रॉन्ग हो गई। और भी देख लेते हैं। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं। फिर कह रहा है एंजाइम्स रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी, ये बिल्कुल ठीक बात है। मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर उनको चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो अपना एक्टिविटी बिल्कुल हाईएस्ट एक्टिविटी वो वहीं पर शो करते हैं, राइट। अगर आप टेम्परेचर हाई दे दो तो डीनेचर, लो दे दो तो टेम्परेली इनएक्टिव हो जाते हैं, राइट। सो ये भी सही है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन अगेन आपके ग्राफिकल क्वेश्चन है। ग्राफ बने हुए हैं 3 एनसीईआरटी में, 2 बिल्कुल सेम बना हुआ है और एक आपका ये वाला ग्राफ बना हुआ है, ये आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और वी मैक्स का ग्राफ है। दोनों सेम बने हुए हैं और ये एक आपके पीएच के लिए भी सेम है और टेम्परेचर के लिए भी सेम है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, ठीक है। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग पे क्वेश्चन है। The curve given below shows enzymatic activity in relation to 3 condition: pH, temperature and substrate concentration. So ये मैंने आपको बता दिया pH और temperature का है। ये वाला ग्राफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का है, ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का ग्राफ है। तो पहले ही आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर देना, जो सबस्ट्रेट की बात कर रहा है वो तो हो ही नहीं सकता। तो क्या कह रहे हैं? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन सी वाला गलत हो गया, ठीक है, गलत। अब पीएच और एंजाइम के बारे में बात कर रहा है कि पीएच और टेम्परेचर और एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। सो अब आप इसके अंदर देखेंगे दोनों एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी एक्सिस पे तो या तो पीएच होगा या तो टेम्परेचर होगा, क्योंकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी तो हम यहाँ लिखेंगे ना वाई एक्सिस पे, सिर्फ ये एक्स और वाई एक्सिस का खेल है एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। सो एंजाइमेटिक एक्टिविटी और एंजाइमेटिक एक्टिविटी आपकी ये हो गई, और दोनों तो सेम है ना, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकते। इसमें सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस पे क्या लेवल है। सो आपका ये एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर या फिर पीएच भी होता तो सही होता, और वाई एक्सिस पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आप बस जल्दीबाजी में इसको मत टिक करना, आप एक्स एक्सिस जिसे समझते हो, देखो यहाँ वाई दे रखा है और वाई के लिए ये लिख रखा है और एक्स ऐसे, सो ये बस दिमाग का खेल है और कुछ भी नहीं। हम लोगों को लगेगा ये वाई एक्स, हम इस पे टिक करेंगे कि ये एंजाइमेटिक है और ये पीएच, और दूसरा ये तो हम सोचेंगे तो बिल्कुल ठीक है, पीएच का ग्राफ है, पीएच का भी है, टेम्परेचर का भी है। आगे ऑप्शन देखेंगे तब जाके समझ आएगा कि उल्टा लिखा हुआ है। तो आप देख लेना क्वेश्चन करने से पहले, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगेन ग्राफ पे क्वेश्चन है और सेम वही ग्राफ है, और ये वाला ग्राफ मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताया था, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, राइट। द फिगर गिवन बिलो शोज द कन्वर्जन ऑफ अ substrate into product by an enzyme in which of the 4 options the component of reaction label A, B, C, D are correctly identified. D वाला आपका क्या है? आपका पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे क्या, यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या बना होता है? पोटेंशियल एनर्जी।
ए आपकी स्टेट क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। अभी हमने लेबल किया था पूरा, उसी समय फटाफट लेबल कर लो, जब ये क्वेश्चन आए तो लेबल कर लो और उसके बाद ऑप्शन को मार्क करना बहुत आसान हो जाएगा, राइट। फिर सी कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी, और ये भी एक्टिवेशन एनर्जी, पर ये विद एंजाइम होगी और ये क्या होगी, विदाउट, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जो ज्यादा होगी वो विदाउट एंजाइम। ये माइनस प्लस मैंने कर दिया। तो ए देखो क्या है आपका, ट्रांजिशन स्टेट, पहले ही उससे आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। बी पोटेंशियल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, फिर एक्टिवेशन एनर्जी विद, पहले ही एक ही उससे आपका पूरा आंसर आ गया, और बाकी आपको एज सच देखने की भी जरूरत नहीं। ए पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, पहले पे ही काटा मार दो। सी ये नहीं होगा, एक्टिवेशन एनर्जी बिल्कुल ही गलत है, वो लेबल करो और सीधा आंसर मार्क कर दो, ठीक है। ये आप एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको एक भी अच्छे से पता है तो आप इसका आंसर ठीक से दे सकते हैं। ग्राफ लर्न कर लो, लेबल लर्न कर लो, सारा क्वेश्चन सॉल्व वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस। बार बार वही क्वेश्चन, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है मैलोनेट, ना अल्फा कीटोग्लूटारेट, मैलेट, ऑक्सैलो एसीटेट। बस ये नाम 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 सेम सेम कर देते हैं, बट आपको ध्यान रखना इट इज मैलोनेट, राइट। सो ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाउंड टू एन एंजाइम एंड एसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटी इज नोन एज। एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। अब ये आंसर, ये भी क्वेश्चन में बार बार जिक्र कर चुकी हूँ, तो ये अब आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो इस होमवर्क का आंसर आप मुझे कहाँ देंगे, एज यूजुअल जहां आप मुझे हमेशा रिप्लाई करते हैं, दैट इज इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है, राइट। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, the catalytic efficiency of two different enzyme can be compared by, ठीक है। कैटालिटिक एक्टिविटी, अब देखो एक एंजाइम है, उसमें फटाफट रिएक्शन हो रही है, और एक एंजाइम है जिसमें धीरे धीरे रिएक्शन हो रही है। तो कौन सा एंजाइम अच्छा होगा, जिसमें बहुत जल्दी रिएक्शन हो रही है, सिंपल। अब जल्दी रिएक्शन से क्या मतलब होगा कि जल्दी सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड कर रहे हैं और रिएक्शन कर रहे हैं जब फटाफट, और जो डिले कर रहे हैं यानी कि वो एंजाइम से ज्यादा अच्छे से बाइंड नहीं कर पा रहे। तो जितना जल्दी Km आएगा उतना ज्यादा अच्छा एंजाइम है, और जितना लेट Km आएगा उतना बेकार है। सो अब देखेंगे, ये आपका ग्राफ है, ये आपकी एक रिएक्शन और एक आपकी ये रिएक्शन, ठीक है। सो ठीक है, अब क्या हुआ, इसका जो Km आना था और एक इसका Km आया ये, ठीक है। एक एंजाइम ये है, एक एंजाइम ये है, इसने फटाफट से रिएक्शन करी और Vmax/2 आया और और इसने वही रिएक्शन को देर से करी, यानी कि ये वाला ए वाला जो एंजाइम है वो अच्छा है और बी वाला उतना अच्छा नहीं है ए के कंपैरिजन में, यानी कि केएम ज्यादा जिसका होगा वो एंजाइम कम अच्छा होगा, और जिसका सबसे कम केएम होगा वो ज्यादा अच्छा एंजाइम होगा। सो केएम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी क्या होता है, उसकी कैटालिटिक साइकिल, कैटालिटिक एफिशिएंसी, ठीक है। सो ये हो गया। अब वो कह रहा है कि किस पर डिपेंड करेगा, कंपेयर हम किससे कर सकते हैं, केएम वैल्यू से। तो ये आंसर हो जाएगा इसका कि वी कैन कैलकुलेट, वी कैन कंपेयर द कैटालिटिक एफिशिएंसी की कौन ज्यादा अच्छा है, वो किससे कर सकते हैं, हम केएम से कर सकते हैं, माइकलिस कांस्टेंट से कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements regarding enzyme inhibition is correct? Enzyme inhibition से regarding बताना है। क्या कह रहा है, A competitive inhibition is seen when a substrate competes with an enzyme for binding to an inhibitor। जो कभी भी सबस्ट्रेट कंपीट नहीं करता है एंजाइम से, पहली बात तो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का कंपटीशन होता है, फर्स्ट थिंग जो गलत है। फिर दूसरा, एंजाइम से जुड़ने के लिए कंपटीशन हो रहा है, ना कि इनहिबिटर प्रोटीन से जुड़ने के लिए, तो बिल्कुल ही गलत बात है। फिर competitive inhibition is seen when the substrate and inhibitor
compete for the active site on the enzyme। ये बात बिल्कुल ठीक है कि उसके एक्टिव साइट से जुड़ने के लिए ये क्या कर रहा है, आपका फाइट कर रहा है, compete कर रहा है, और सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में फाइट हो रही है, ना कि सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में, ठीक है। Non-competitive inhibition of an enzyme can be overcome by adding large amount of substrate। ऐसा नहीं होता है बच्चा, सबस्ट्रेट तो ऑलरेडी बहुत अमाउंट में है, पर आपका एंजाइम की एक्टिविटी कम हो गई है। इसके अंदर क्या होता है, Vmax डिक्रीज करता है और Km इंक्रीज करता है, सॉरी Km कांस्टेंट रहता है। Km है, सबस्ट्रेट है उसके पास, तो ज्यादा डालने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ओवरकम कब होता है, जब आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में ये ओवरकम कर जाता है, ठीक है, नॉट इन द नॉन कॉम्पिटिटिव। भी कह रहा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफन बाइंड टू एंजाइम इरिवर्सिबली, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सो क्या आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। So I guess that was the last question. Thank you so much for listening and also जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देंगे, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।